वक्त की धूल खाता हुआ इतिहास का वो अनसुलझा पन्ना जो अपने सीने में 7 ऐसे मिस्टीरियस रहस्य समेटे हुए है जिसे आज आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। साल बीते, 10 साल बीते, सदियां बीत गई, लेकिन बड़े बड़े इतिहासकार आज भी असमंजस में हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, जिसके बारे में आर्टिकल है तो कई सारी लगाई जा रही हैं, लेकिन सही आंसर अभी तक कोई भी दे नहीं पाया। लेकिन कोई बात नहीं, आज आपको सब कुछ पता चलेगा, तो बने रहिए आखिरी तक। नंबर 1, हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन इतिहास के सबसे रोमांचक अजूबे में शामिल था। ऐसा कहा जाता है कि उस समय जो इन झूलते हुए बागों को देख लेता था वो अपनी आंखों पे भरोसा नहीं कर पाता था, वो एक चमत्कार मानने लग जाता था। और ये जगह एंशिएंट वर्ल्ड के 7 अजूबों में से एक थी। ये गार्डन मशहूर था इसकी ब्यूटीफुल डिज़ाइन और ग्रीनरी की वजह से। दोस्तों, इतिहासकार कहते हैं कि इस गार्डन को प्राचीन शहर बेबीलोन में बनाया गया था। और प्यारे दोस्तों, बेबीलोन आज के समय के इराक में पड़ता था। कहानी तो ये है कि आज से लगभग 2600 साल पहले किंग नेबुकदनेस्सर ने इसे बनवाया था। और ये अपनी पत्नी के लिए उन्होंने बनवाया था, क्योंकि वो अपने मायके की हरी पहाड़ियों को याद किया करती थी। इस बेबीलोन के बगीचे को झूलता हुआ बाग इसलिए कहा जाता था क्योंकि एक छत बनाकर उस पे झूलते हुए बगीचे को लटका दिया गया था। छत से पेड़ों की लताएं झूलती थी, जिससे ये इल्यूजन कि मानो ये बगीचे हवा में तैर रहे हैं। देखने वालों को ऐसा लगता था कि मानो स्वर्ग जमीन पे उतर आया हो। ऐसा स्पेकुलेट किया जाता है कि 1st सेंचुरी के आसपास ये गार्डन तबाह हो चुके थे। अभी तक इन गार्डन्स का कोई ठोस आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल नहीं पाया है। कुछ लोगों की नज़र में गार्डन का एग्जिस्टेंस एक इल्यूजन मात्र है। कुछ लोग इसे मनगढ़ंत कहानियां मानते हैं। लेकिन दोस्तों, 1st सेंचुरी के पहले के कई सारे राइटर्स ने अपनी कहानियों में इस अनोखे बाग का जिक्र किया था। उन्होंने बकायदा बेबीलोन जाकर इसे देखा था। नंबर 2, कहा जाता है एंशिएंट वर्ल्ड में एटलांटिस नाम का एक बड़ा शहर हुआ करता था। कहा जाता है 2400 साल पहले ग्रीक के बहुत बड़े राइटर प्लेटो की बुक में इस शहर का जिक्र मिलता है। प्लेटो ने बताया था कि एटलांटिस एक बहुत ही समृद्ध सभ्यता थी। ये जगह बहुत ही प्रस्परस और पावरफुल एम्पायर था। प्लेटो ने लिखा है कि एटलांटिस एक तरह की प्राचीन यूटोपियन सोसाइटी थी, जिनके पास ग्रेट वेल्थ, एडवांस टेक्नोलॉजी और जाबाज मिलिट्री पावर थी। प्लेटो ने बताया है कि ये उनके पहले के करीब 9000 साल पहले दुनिया में एग्जिस्ट करता था। और दोस्तों, एक भयंकर आपदा की वजह से ये पूरा आइलैंड समुद्र में सराबोर हो गया। एटलांटिस पृथ्वी से समुद्र में गायब हो गया और अपने पीछे मिथ्स और कई लेजेंड्स को छोड़ गया। सदियों से बहुत सारी थ्योरीज और स्पेकुलेशन सामने आते रहे। कुछ लोगों ने तो एटलांटिस के पॉसिबल लोकेशन को बताने तक का दावा कर डाला है। और तो और दोस्तों, कोई कहता है कि एटलांटिस भूमध्य सागर में रहा होगा। तो दोस्तों, कोई उसकी लोकेशन अटलांटिक महासागर बताता है, लेकिन इसे साबित करने के लिए आज भी ठोस सबूत नहीं मिल पाए। और आज के टाइम में लोग अटलांटिस को सिर्फ एक मिथ मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि प्लेटो जैसे फिलोसफर ने इसे अगर लिखा है तो शायद ही अटलांटिस सच में कोई शहर रहा होगा। दोस्तों, सच चाहे कुछ भी हो, लेकिन आज भी अटलांटिस एक गायब हो चुके सिविलाइजेशन के
दिलचस्प हिस्ट्री बना हुआ है जिसमें आज भी लोग काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। नंबर 3, ज़ोडिएक किलर। ज़ोडिएक किलर एक सीरियल किलर था जो कि 1916 से लेकर 1970 के टाइम में पूरी दुनिया में दहशत पैदा कर दी थी। उस वक्त में उसने क्लेम किया था कि उसने 37 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। उसमें से 5 को ही कंफर्म किया जा सकता था। ज़ोडिएक किलर न्यूज़ मीडिया को टॉन्टिंग लेटर भेजा करता था। लेटर्स में क्रिप्टिक कोड, मैसेजेस और साइफर्स होते थे जिनमें से ज़्यादातर को कभी भी सॉल्व नहीं किया जा सका। लेटर्स में वो पुलिस का मजाक उड़ाते हुए क्राइम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया करता था और अपना नाम ज़ोडिएक लिखा करता था। अपने सिग्नेचर के लिए वो एक विशेष प्रकार के सिंबल का इस्तेमाल किया करता था जो कि कुछ क्रॉस में गोले जैसा सिंबल था। दोस्तों, उसने कैलिफोर्निया के बीच डर का माहौल क्रिएट कर दिया था। बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन के बावजूद भी ज़ोडिएक किलर को पकड़ा नहीं जा सका। ये केस आज भी अनसॉल्व्ड है और किलर की ट्रू आइडेंटिटी और हत्याओं के पीछे उसका मोटिव आज भी एक रहस्य बना हुआ है। आज भी ये केस अमेरिका के सबसे ज़्यादा कुख्यात और अनसुलझे केसों में से एक है। नंबर 4, क्लियोपेट्रा एंशिएंट इजिप्ट की आखिरी क्वीन थी। क्लियोपेट्रा काफ़ी फेमस रानी थी। क्लियोपेट्रा विख्यात थी उसकी खूबसूरती और इंटेलिजेंस के लिए। ज़्यादा मशहूर तब हुई जब उनका नाम जुड़ा रोम के 2 पावरफुल व्यक्तियों के साथ, जिसमें से पहला था जूलियस सीजर और दूसरा था मार्क एंटोनी। 30 BC में रोमन के लीडर ऑक्टेवियन ने मार्क एंटोनी को हरा दिया और इजिप्ट को कैप्चर कर लिया। इसके बाद क्लियोपेट्रा ने स्नेक बाइट के जरिए आत्महत्या कर ली। उसने एक इजिप्शियन कोबरा के जरिए खुद को काटने दिया। इतिहासकार कहते हैं क्लियोपेट्रा और मार्क एंटोनी दोनों को इकट्ठे एक बेहद शानदार कब्र में दोनों को दफनाया गया था, जिसमें उनके साथ उनकी आफ्टर लाइफ के लिए बेशकीमती खजाना भी दफनाया गया था। तो क्लियोपेट्रा की कब्र को खोद लेना पुराने किस्से कहानियों में पुराने ट्रेजर को खोजने जैसा होगा। बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट ने सदियों से क्लियोपेट्रा की कब्र को खोजने की कोशिश की है, लेकिन ये कोशिशें मात्र कोशिशें ही रहीं और वो नाकामयाब रहे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि क्लियोपेट्रा की बॉडी को इसलिए सीक्रेटली दफनाया गया था ताकि दुश्मन उसकी बॉडी को खराब ना कर पाए। दोस्तों, तकरीबन 2000 साल बीत चुके हैं, लेकिन क्लियोपेट्रा की कब्र आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है और आज भी बड़े बड़े इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट उसकी कब्र को तलाशने में बेहद उत्सुक मालूम होते हैं। नंबर 5, साल 1587, 115 अंग्रेज अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना के रेवोनोक आइलैंड में आकर बस गए। इन लोगों का मकसद था अमेरिका में पहली परमानेंट इंग्लिश सेटलमेंट बनाना। रोवानोक आइलैंड पे जो ये कॉलोनी बसाई गई थी, इसके लीडर जॉन वाइट थे। जॉन वाइट कॉलोनी में सप्लाई के लिए जल्दी ही इंग्लैंड चले गए। उन्होंने 3 महीने के अंदर रोवानोक आइलैंड वापस आने का तय कर रखा था, लेकिन उस समय इंग्लैंड स्पेन इन्वेजन के संकट में था, इसलिए उसका आना हमेशा की तरह टलता गया। वाइट लगभग 3 साल के बाद 1590 में सप्लाई शिप के साथ आइलैंड पर वापस आ गए और जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरी कॉलोनी बिना किसी ट्रेस के गायब हो चुकी थी। वहां उनके 115 लोगों में से किसी भी शख्स का नामो निशान तक नहीं था। इकलौता क्लू जो उन्हें वहां पर मिला वो तब वहां पर खुदा हुआ एक शब्द क्रोटवान और वहां के एक पेड़ पर उकेरे गए 3 लेटर्स CRO।
और दोस्तों उन लोगों के साथ अब क्या हुआ, इसको लेकर बहुत सारी थियरीज हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वहाँ जो शब्द क्रोटॉन लिखा था वो नेटिव अमेरिकन को ही प्रेफर करता था। दोस्तों हो सकता है कि उन इंग्लिश सेटलर्स को नेटिव अमेरिकन्स ने इनहेलेट कर दिया हो। क्या पता वो नेटिव अमेरिकन ट्राइब में शामिल हो गए हों और किसी दूसरी लोकेशन पर जाकर बस गए हों, या फिर ये भी हो सकता है कि उनके पीछे शायद किसी दूसरी अमेरिकन ट्राइब ने हमला कर दिया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने इंग्लैंड फिर से जाने की कोशिश की और वो बीच रास्ते में ही डूब गए हों। उन 115 इंग्लिश सेटलर के साथ आखिर क्या हुआ, ये पिछले 400 सालों से एक रहस्य बना हुआ है जो कि अनसुलझा है और लोग उसे आज भी द लॉस्ट कॉलोनी के नाम से याद करते हैं। नंबर 6, 30 जून 1908 रसिया के साइबेरिया में एक अनोखी घटना घटित हुई। साइबेरिया में टुंगुस्का रिवर के पास सुबह 7 बजे एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। ये धमाका इतना भयानक था कि 50 किलोमीटर तक लोगों के घरों की खिड़कियों के कांच चटक कर टूट गए थे। 2000 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 80 मिलियन पौधे जलकर राख हो गए थे। इस एक्सप्लोजन के बाद जो व्यूज फैली थी जिसे सैकड़ों किलोमीटर तक महसूस किया गया था। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया था कि ये एक्सप्लोजन 15 मेगाटन टी के बराबर था। हैरानी की बात तो ये रही कि इतने भयानक एक्सप्लोजन के बाद भी कोई ह्यूमन कैजुअलिटी को रिकॉर्ड नहीं किया गया। जहां ये एक्सप्लोजन हुआ था वो एक रिमोट एरिया था, लेकिन ये एक्सप्लोजन किस वजह से हुआ था ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। लोग इसे अविश्वसनीय कारण उल्का पिंड मानते हैं, लेकिन उल्का पिंड से टकराने वाला जमीन से कोई गड्ढा वहां पर नहीं मिला। कहा जाता है कि उल्का पिंड जमीन में टकराने से पहले ही एटमॉस्फेयर में एक्सप्लोड हो गया। आखिरी और 7वां, नंबर 7, 1901 में ग्रीस के एंटिकेथेरा आइलैंड से एक समुद्री जहाज का मलबा मिला था जिसमें एक एंशिएंट ग्रीक डिवाइस पाया गया था। इस डिवाइस को अब एंटिकेथेरा मैकेनिज्म के नाम से जाना जाता है। अंदाजा लगाया जाता है कि ये डिवाइस लगभग 100 BC के आसपास बनाया गया था, यानी कि ये आज से 2100 साल पुराना डिवाइस है और इसे कुछ लोग तो संसार का पहला एनालॉग कंप्यूटर भी मानते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल प्राचीन यूनान में एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना और एक्लिप्सिस प्रेडिक्ट करने के लिए किया जाता था। इस डिवाइस में ब्रॉन्ज के बने डायल्स और गियर्स का एक सिस्टम है जिससे ग्रहों की गति का पता लगाया जा सकता था, और इस मैकेनिज्म में पहला साइंटिफिक डायल मौजूद है जो सूर्य, चंद्रमा और संभवतः ग्रहों की दशा को भी बताता है। हैरानी की बात तो ये है कि ये अपने टाइम से इतना ज़्यादा एडवांस था कि अगले 1000 साल तक भी ऐसी कोई डिवाइस नहीं बनाई गई थी। रहस्य की बात तो यह है कि जो चीज़ हजारों साल बाद अस्तित्व में होनी थी उससे यूनान के साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर ने इतनी पहले कैसे बना लिया, क्योंकि उस समय की प्राचीन सभ्यताओं के पास इतनी विकसित टेक्नोलॉजी तो थी ही नहीं कि प्यारे दोस्तों वो इतना एडवांस टूल बना सकें। इसलिए आज के रिसर्चर्स इस बात को सोचने पे मजबूर हो चुके हैं कि प्राचीन सभ्यताओं के पास भी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी। इस डिवाइस का इन्वेंटर कौन था ये आज तक पता नहीं चल पाया है। इसको लेकर आज के स्कॉलर के जहन में 2 नाम आते हैं। पहला नाम है ग्रीक एस्ट्रोनॉमर हिपार्कस, दूसरा नाम है ग्रीक इन्वेंटर आर्किमिडीज। सो प्यारे दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
जल्द ही मुलाकात होगी एक शानदार वीडियो के साथ।